सरकार की तरफ से 15 अगस्त को आई थी, जो कि जीएसटी से रिलेटेड थी। और हालांकि जीएसटी काउंसिल की तरफ से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है, लेकिन अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है कि जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब होने चाहिए। और ये माना जा रहा है कि आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि इससे कंजम्पशन बूस्ट जो सरकार करना चाह रही है वो होने की एक्सपेक्टेशंस है। हम मान के चल रहे हैं कि 2 स्लैब में कंजम्पशन बूस्ट होगा, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट बूस्ट भी होगा? क्या ऐसा मान के चलें कि अगर ये 2 स्लैब ही रहते हैं, 5% और 18%, और 12 और 28% वाले स्लैब्स हट जाते हैं, बहुत सारे सामान सस्ते होने की उम्मीद है, लेकिन क्या उससे जब आम जनता के हाथ में पैसा बच रहा है, मान के चलें कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट भी होगा? या क्लियरली सी जीएसटी को लेके अभी प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को जो प्रेस रिलीज था और जो बोला था, उनके अलावा हम लोग के पास भी कोई डेटा नहीं है कि एग्जैक्टली निटिग्रिटीज कौन से स्लैब कहाँ मूव करेंगे। सिंप्लीफिकेशन एक क्लियर एजेंडा है, तो ये एक हम्म। रिफॉर्म एजेंडा है। आप अगर देखें, जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था काफी साल पहले, तो ये इंक्रीमेंटल रिफॉर्म है गवर्नमेंट के थ्रू। ये क्लियरली, अगर आप दो 28% का स्लैब अगर आप हटा दें और वो सारे गुड्स को अगर आप 18 पे मूव करें, तो क्लियरली टैक्स रेट अक्रॉस द बोर्ड काफी आइटम्स में कम होगा। जैसे सेक्टर्स देखे जाएं, ऑटो सेक्टर फॉर एग्जांपल, हम्म। इवन मास एंड कंजम्पशन वाले 100 सीसी 125 सीसी वाले व्हीकल्स भी 28% टैक्सेशन पे है, जो काफी ज्यादा है। तो अगर आप देखें इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हुआ था आम हम्म। जनता पे, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर्स में 2019 लेवल्स के भी नीचे है। इवन अभी भी, अभी जस्ट पिछले 2-3 साल में थोड़ा ग्रोथ हुआ है। तो क्लियरली, अगर ये जीएसटी इधर पे रैशनलाइज करते हैं, 28 से 18 जाता है और काफी अदर पॉकेट्स में भी कम होता है, तो क्लियरली वो वॉल्यूम रिकवरी के चांसेस बेटर हो जाते हैं। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि कंपनी ये पूरा इम्पैक्ट पास ऑन करता है कंज्यूमर को, और वो कैसे देखता है, क्योंकि वो काफी पॉकेट्स में देखा है कि हम लोग प्रीमियमाइजेशन एज अ ट्रेंड भी कंपनी कर सकती है, स्पेशली स्टेपल्स। तो हमारे हिसाब से निटिग्रिटीज तो नहीं अभी तक रिवील हुए, बट अगर दो स्लैब पॉसिबली हटा दे और हम्म। स्टेट और सेंटर भी वो रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट में, टैक्स शेयर एग्रीमेंट में पॉजिटिवली रिएक्ट करता है कि स्टेट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और वो अग्री करते हैं, तो क्लियरली ये रिफॉर्म एजेंडा के लिए पॉजिटिव है, और मार्केट भी पॉजिटिवली इसको व्यू करेगा। आपने देखा जब वो अनाउंसमेंट हुआ था मंडे को, रैली हुआ था काफी सेक्टर्स, जी। जैसे ऑटोस, सीमेंट, और इवन एफएमसीजी, जो काफी प्रोडक्ट्स 12% पे हैं, वो शायद 5% पे मूव कर सकते हैं। तो क्लियरली ये दो दो तीन सेक्टर्स हमारे हिसाब से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होना चाहिए। और हम्म। अगर वॉल्यूम कंजम्पशन होता है, तो जैसे आपने बोला, वो इन्वेस्टमेंट को भी ड्राइव कर सकता है। हम्म। ये अगर हम मान के चलें कि ये मूव मोर वॉल्यूम ड्राइवर, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, स्पेशली ये फेस्टिव सीजन में। ओनली थिंग इज कि गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल का जो बिजिएस्ट क्वार्टर्स आते हैं ये फेस्टिव पीरियड में। अगर वो फेस्टिव पीरियड में, बिकॉज वो जीएसटी कम होगा बोल के होलसेलर्स ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक नहीं करते, सो हम्म। वो डिमांड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो FY 26 ग्रोथ के लिए खराब रहेगा, बट आगे चल के इट इज फाइन। सो हमारा व्यू पॉजिटिव ही है ये जीएसटी को लेकर। जी। सर, अभी अगर आपसे पूछूं, ये सब ट्रिगर्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद निवेशकों के लिए क्या सलाह है सर? कौन से सेक्टर्स को इस समय फायदा मिलने की उम्मीद है? कौन से सेक्टर्स को रडार पे रखे? कौन से फंड्स इस समय लोगों के रडार पर होने चाहिए? सो क्लियरली सेक्टर पर्सपेक्टिव, हर एएमसी का अपना व्यू होता है। हमारा व्यू, आप अगर देखें, तीन सेक्टर में हम काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं अभी फिलहाल। एक तो आप देखें पूरे फाइनेंशियल स्पेस पे, स्पेशली ये जो सारे मैक्रो इवेंट्स प्ले आउट हुए हैं पिछले 8 महीने में, 7-8 महीने में, इसका बेनिफिट क्लियरली बैंकिंग सेक्टर को जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी ईज हुआ है। आप देखें कि गवर्नमेंट फोकस है कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा। हम्म। अभी फिलहाल क्रेडिट ग्रोथ हार्डली 9-10% के आसपास है, 9% के आसपास है। सो तो
पिछले 2-3 साल से जो भी प्रॉब्लम्स थे ये सेक्टर में, वो रेगुलेटरी टाइटनिंग के कारण थे, वो स्लोली ईज आउट हो रहे हैं। तो बैंकिंग एज एक सेक्टर है जहां पे हम काफी पॉजिटिव हैं अभी। हम्म। और उसी को अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें, इंश्योरेंस पे या म्यूचुअल फंड एएमसीज पे, ये भी ऐसी पॉकेट्स है जहां पे हम लोग के एलोकेशन है। इंश्योरेंस स्पेशली अगर जीएसटी रैशनलाइजेशन होता है और इनपुट टैक्स जो होता है उसको भी प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है, तो क्लियरली ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स तो इन सारे सेक्टर्स के वेल प्लेस्ड है। सो फाइनेंशियल एक ऐसा पॉकेट है जहां पे हम हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सेक्टर्स जैसे आईटी सर्विसेज जो हम्म। पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से इम्पैक्टेड हैं मैक्रो स्लोडाउन को लेके यूएस में, वहां पे भी हम लोग अभी पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि हमारा एलोकेशन वो पॉकेट में भी बड़ा है। क्लियरली हमारे हिसाब से आईटी स्पेंड स्लोली कम बैक होने चाहिए। और जी। जो सेक्टर के वैल्यूएशन आप देखें, काफी कंपनीज लार्ज आईटी सर्विसेज प्लेयर्स अभी ऑलमोस्ट 4 to 5% फ्री कैश फ्लो यील्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, जो काफी हमारे हिसाब से अट्रैक्टिव है। और जैसे मैंने बोला कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जहां पे ऑटोस हो जाते हैं, वो भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें चूज ही होना है, क्योंकि सर्टन पॉकेट्स में वैल्यूएशन काफी हाई है बट सर्टन सेगमेंट्स में अभी भी वैल्यूएशन ठीक है। तो वहां पे अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक बन सकता है और हम लोग एलोकेटेड। फ्रॉम अ फंड पर्सपेक्टिव हमारे हिसाब से क्लियरली आपके फाइनेंशियल प्लानर को आप कंसल्ट करें और हम्म। जो आपको एडवाइस कर सकते हैं एग्जैक्टली आपके रिस्क टॉलरेंस को सब देख कर। बट ब्रॉडली एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो हम्म। अनड्यू रिस्क नहीं लेता वैल्यूएशन को और चेस नहीं करता सेक्टर्स जो पिछले हालात जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, और हम्म। डिसिप्लिन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे फंड्स अच्छे कर सकते हैं। थोड़ा बायस लार्ज कैप को भी हो सकता है क्योंकि विद इन दैट होल पॉकेट हम्म। हम बोलते हैं कि स्मॉल कैप में जनरली आप एसआईपी एज अ फोकस रखें। हम्म। और बाकी सब प्रोडक्ट्स में अभी आप देख सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। जी। सर, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं और आपने लार्ज कैप भी मेंशन किया है, तो यहाँ पर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप से रिलेटेड भी एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे, वैल्यूएशन से रिलेटेड। सबसे बड़ा सवाल इस समय सर मिड कैप को लेकर के है, क्योंकि जब हमने देखा था कि बाजार में एक टाइम था जो बहुत तेज बाजार हो गया था, शेयर मार्केट में तेज था, और उस टाइम पर मिड कैप ज्यादा फोकस में था इन्वेस्टर्स के। लेकिन फिर ऐसे इन्वेस्टर्स, जब बाजार में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उनके पोर्टफोलियोज को लेकर के वो थोड़े कॉशियस हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। अभी हाल ही में अगर हम देखें सर, लास्ट मंथ का जो एम्फी का डेटा आया हुआ है उसमें, जुलाई 2025 की मैं बात कर रही हूँ, एसआईपी के जरिए मिड कैप फंड्स में 38% की ग्रोथ हुई है निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। और 5,182 करोड़ रुपए का निवेश मिड कैप में आया है अकेले। क्या अब मिड कैप के वैल्यूएशंस बेहतर लग रहे हैं सर? ऐसा लग रहा है कि मिड कैप को रडार पर रख रहे हैं इन्वेस्टर्स, और जिन लोगों का अभी तक ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप में था, क्या अब उन्हें मिड कैप में शिफ्ट करना चाहिए? ऐसी कोई सलाह? सी क्लियरली अगेन ये लार्ज कैप आप सेगमेंटेशन या आपका फंड सिलेक्शन फाइनेंशियल प्लानर आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उनका फोकस वो रहता है और आपके रिस्क टॉलरेंस को वो जानते हैं। बट जनरली हम ये बोलते हैं कि हर टाइम पे आपको एसेट एलोकेशन क्लियरली फॉलो करना चाहिए। और हमारा एसेट एलोकेशन हम जैसे बोलते हैं कि स्मॉल मिड कैप एज अ पॉकेट, हम्म। आपके इक्विटी एलोकेशन का मे बी 12-12.5% एलोकेशन होना चाहिए जेनरिकली। अगर हम्म। आपका एज कम है तो मे बी ज्यादा हो सकता है, बट अगर रिटायरमेंट फेज में है तो कम होना चाहिए, बट ब्रॉडली 12-12.5 इस एसेट एलोकेशन जो हम बोलते हैं। और इस पॉकेट को जैसे आपने मिड कैप स्मॉल कैप बोला, यू नो एसआईपी एक ऐसा फोकस व्हीकल है जो हम्म। जो यूज करना चाहिए और मार्केट में वही हो रहा है क्लियरली। सो क्योंकि सम पॉकेट्स में वैल्यूएशन हाई है, तो वो हम्म। फंड मैनेजर का स्किल भी है, फंड मैनेजर को देखना चाहिए कि जहाँ पे वैल्यूएशन कम है एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मैच करते हैं वहां पे इन्वेस्टेड हो। सो अक्रॉस द बोर्ड चीप नहीं है, तो आपके स्पॉट्स आपको पिकअप करने चाहिए।
वरना हम्म। क्या होता है कि टिपिकल फंड में कैश बिल्टअप होता है अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। सो क्लियरली ये पॉकेट में मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एसआईपी करें आपके एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। बट ब्रॉडली इक्विटी का लार्जर कंपोनेंट एक होना चाहिए जो काफी स्टेबल बेस होना चाहिए, जो थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आपको स्टेबिलिटी देता है। तो हम्म। ये पॉकेट में आपका मैक्सिमम एलोकेशन होना चाहिए, बाकी में आप एसआईपी ये एसेट एलोकेशन के हिसाब से करें। तो दैट इज। और हम ये भी एडवाइस करते हैं कि हर एसेट क्लास का आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे कमोडिटीज जो गोल्ड होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद इन द होल एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क डेट फंड को लेके। सो अगर आपका वो एसेट एलोकेशन ट्री परफेक्ट है तो आप आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, हर मार्केट साइकिल पे आप इन्वेस्ट कर सकते जी सर, लेकिन लार्ज कैप के लिए भी फिर यही सवाल है कि अगर क्वांटम म्यूचुअल फंड की राय मानी जाए तो वो लार्ज कैप और मिड कैप को किस तरीके का एक आइडियल एलोकेशन दोनों में किस तरीके से देखते हैं, किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप कितना मिड कैप होना चाहिए सब। सो हम एक एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क रन करते हैं 12 20 80। तो उसका क्लियरली एक्सप्लेनेशन है। 12 महीने, 12 स्टैंड फॉर आपका जो सेफ मनी है। जैसे हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक इशू के कारण किसी का जॉब चले जाता है तो हर पॉइंट इन टाइम में हम्म। 12 महीने ऑफ आपका मंथली एक्सपेंस आप एक सेफ लिक्विड फंड में डालें। तो हम्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क। तो ये 12 भी हो सकता है, कई लोग 24 महीने भी रख सकते हैं आपके रिस्क टॉलरेंस को लेके। बट हम्म। ये ऐसे फंड में डालें जहां पे ज्यादा क्रेडिट रिस्क ना हो, जो ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क ना ले। सो टिपिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सो दैट हम्म। इज दैट पॉकेट 12 महीने। फिर आपका जो 20 और 80 होता है, 20 हम ये बोलते हैं कि आपका एलोकेशन गोल्ड की तरफ होना चाहिए। बिकॉज गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जो एक जो जिसका कोरिलेशन इक्विटीज से कम है। सो हम्म। अगर इक्विटीज एक डायरेक्शन में जाता है तो गोल्ड का मूव जनरली अनकोरिलेटेड होता है। तो गोल्ड हम्म। एक अच्छा डाइवर्सिफायर है आपके एसेट एलोकेशन में। फिर जो 80 रुपए का जो आपको बनता है उसको हम्म। आप वेरियस इक्विटी फंड्स में डिवाइड करें। हमारे हिसाब से क्वांटम एलोकेशन में आप डिफरेंट ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉकेट, ये 80 का सब्सटेंशियल पोर्शन होना चाहिए, मोस्टली इन लार्ज कैपिश नेम्स, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी देता है। और जैसे मैंने बोला वो 12% के आसपास हम बोलते हैं कि आप स्मॉल एंड मिड पे करें। तो ज्यादातर एलोकेशन हमारे एसेट एलोकेशन में टुवर्ड्स लार्ज कैपिश ट्रायंगल की ओर है। तो जो आप एक इन्वेस्टर को काफी हर मार्केट मूवमेंट में हेल्प हम्म। करता है नेविगेट करने के लिए। सो दिस इज क्वांटम का ब्रॉडर एसेट एलोकेशन फ्रेम। जी सर, थीमेटिक फंड्स रहते हैं क्या रडार पर? हाल ही में बहुत सारे थीम्स थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दी। जैसे डिफेंस थीम थी जो बीच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रम्प का व्यू पॉइंट आया तब से थीम्स हिट भी हुई हैं, फार्मा हिट होता नजर आया है। लेकिन अब क्या थीमेटिक फंड्स को रडार पर रखें, और अगर रख सकते हैं तो कुछ रडार कुछ फोकस में रखने लायक थीम्स हैं आपकी नजर में, या क्वांटम म्यूचुअल फंड की तरफ से? सी जनरली हम लोग का व्यू थीमेटिक्स पे नेगेटिव ही रहा है। हम्म। प्राइमरी रीजन इज कि आप अगर एक थीमेटिक फंड चूज करते हैं तो आपका जो अप्रोच बहुत नैरो हो जाता है। जैसे आपने बोला डिफेंस या कोई हम्म। फार्मा फंड, ये और ये हर मार्केट साइकिल्स में अच्छा करे ऐसा हो नहीं सकता। तो द पॉइंट इज अगर आप गलत टाइम पे ये फंड्स पे एंट्री करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस खराब रह सकता है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कोई भी इक्विटी एलोकेशन कोई भी देख रहा हो तो हम्म। उसको काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलना चाहिए जिसमें काफी सेक्टर्स का एक्सपोजर होना चाहिए। सो द पॉइंट इज, ऐसा हो सकता है कि अभी लेट्स से बैंकिंग रिलेटिवली चीप है तो हम्म। somebody कैन लुक एट फाइनेंशियल्स एज अ थीमेटिक। बट द पॉइंट इज इसका एंट्री एग्जिट वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आम इन्वेस्टर कर नहीं सकता। तो हम्म। ब्रॉडली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें
कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स, वो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी सिंप्लीफाई